आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तीसरा स्थान हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की माहिरा खान से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ के युवा इस समय देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं और इसके साथ ही वे अपने समाज का, अपने प्रदेश का और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा साथी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। इनका नाम है माहिरा खान। माहिरा, आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्रोताओं, हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि क्यों माहिरा खान को आज हमने इस इंटरव्यू के लिए बुलाया है। माहिरा खान ने हाल ही में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और वो रोशन इस तरह से किया है कि उन्होंने जो यूथ पार्लियामेंट है उसकी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता दिल्ली में हुई उसमें उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि देश भर से बड़ी संख्या में इसमें प्रतियोगियों ने भाग लिया। अलग अलग प्रदेशों से आए, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, अलग अलग राज्यों से उसमें आए और उसमें माहिरा खान ने तीसरी पोजीशन हासिल कर न सिर्फ अपना खुद का बल्कि हमारे प्यारे प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया है। तो माहिरा, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो आपने इतनी शानदार कामयाबी हासिल की, आपको कैसा लग रहा है? बहुत संतुष्टि हो रही है इस बात से कि राज्य का नंबर लगा है राष्ट्रीय स्तर पे जी, और ये बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए, जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं। और स्पेशली जब हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाते हैं, हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हम छोटे शहर से आए हुए हैं। अपने ऊपर हमें जब कॉन्फिडेंस कम लगता है और विश्वास कम रहता है तो हम वहाँ जाके जब जीतते हैं, लोगों को पता चलता है छत्तीसगढ़ के बारे में, ये सबसे बड़ी जीत होती है। और अपने राज्य वालों की खुशी, ये असली जीत, असली कामयाबी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल, हम सबको आपकी इस कामयाबी पर गर्व है। माहिरा, हम ये माहिरा जानना चाहते हैं कि ये जो सफर है यूथ पार्लियामेंट का, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि अब आपका ये इंटरव्यू सुनने के बाद बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको भी मन करेगा कि भाई हम भी तो इसमें हाथ आजमाएं, हम भी इसमें भागीदारी करें। तो कैसे शुरुआत होती है, कैसे आपने अप्लाई किया, कहाँ से आपको पता चला, किस किस लेवल्स पे इसमें प्रतियोगिताएं होती हैं? थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ये काफी तवील रास्ता रहता है जी। पहले आप शुरू करते हैं अपने जिला से, वहां पे कंपटीशन होता है और जो पहली और दूसरी पोजीशन जिसे प्राप्त होती है वो जाता है राज्य स्तर पे, और वहां पे जिसे पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन मिलती है जी, उसे जाने का मौका मिलता है राष्ट्रीय स्तर पे। ओके। लेकिन ये बात जानने के लिए है कि जो पहली पोजीशन जो पाता है सिर्फ उसे ही बोलने का मौका दिया जाता है। अच्छा जी, तो 29 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो पूरे देश भर से आते हैं और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें 29 लोग compete करते हैं और अपने राज्य का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। ओके। माहिरा, अभी हम बात कर रहे हैं इस कंपटीशन के बारे में। इसकी डिटेल्स पे आगे जाने के पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, इस समय जो श्रोता सुन रहे हैं, हो सकता है वो ये जो यूथ पार्लियामेंट का जो एक कॉम्पिटिशन है उससे उतने ज्यादा वो परिचित ना हो। तो थोड़ा सा आप हमें संक्षेप में बताइए कि जो यूथ पार्लियामेंट की जो प्रतियोगिता होती है वो क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? थोड़ा सा पहले ये बताइए। सर, इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं की प्रतिभा को निखारना और वो डेमोक्रेसी में अपना हाथ बटा पाए, वो अपने ओपिनियन जो वो जानते हैं देश के बारे में और जो देश में चेंज लाना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए रख पाए। ये इसका उद्देश्य होता है, ताकि आप हर लेवल में अलग अलग टॉपिक आपको मिलता है और उस पे बारे में बहुत आपको सोचना पड़ता है, समझ के आपको एक स्पीच देनी होती है और बहुत लोग उसको सुन रहे होते हैं, बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपकी एक सोच डेवलप होती है और आपको मौका मिलता है एक पॉजिटिव चेंज लाने का। ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें करने को मिलता है। तो आपकी नज़र में ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो यूथ पार्लियामेंट का है? क्योंकि आपने इसमें कॉम्पीट किया, पार्टिसिपेट किया और आप विनर भी साबित हुई हैं। आप बहुत सारे लोग थे उसमें, हमने देखा स्टेट लेवल के भी कंपटीशन में जब हुआ था तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी और आपने उसमें बहुत अच्छी दी थी, तो इसलिए आप फर्स्ट आए। तो आप इसे कितना इम्पोर्टेंस देती हैं, कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण मानती हैं इस मंच को?
सर ये मंच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम शायद उस दिन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, उस दिन हम खुशकिस्मत हो गए कि इतने सितारों में एक हमारा नाम हो गया, इसलिए नहीं, सिर्फ इस बात के लिए कि इस सब पूरे प्रोसेस में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप कोई टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और अपने विचार को 4 मिनट की सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं, तब आपके दिमाग के सारे पर्चे हिल जाते हैं। आपको सोचना होता है कि ऐसे में कौन से शब्द यूज करूं, कौन सी ऐसी कोटेशंस डालूं, कौन से रिसर्च के डेटा डालूं कि 4 मिनट में मेरी पूरी बात, पूरी दुनिया उसमें समा जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें आपके माइंड डेवलपमेंट होता है, आपको सोचने का मौका मिलता है, इतना आप रिसर्च करें, आप लिखें और उसके बाद फिर उसे याद करें और बोलें, इसमें इंसान को समझ में आ जाता है कि ज्ञान की कितनी बड़ी अहमियत है और जबान की कितनी बड़ी अहमियत है। क्या बात है। अब तो क्योंकि आप विजेता बन गई हैं, इस समय तो आपको कंपटीशन का सामना नहीं करना है, तो आप जो है वो अपने मूल मंत्रों का खुलासा भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा साथी आपके चाहते होंगे। अब आप उनके लिए जो है वो एक आइकन है, उनके लिए आप एक मिसाल बन चुकी हैं माहिरा। तो अब आप ये अपनी सफलता का राज बताइए उन बच्चों को जो ऐसे वाद विवाद की प्रतियोगिता में, चाहे इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भाग लेना चाहते हैं, कि जब एकदम से कोई टॉपिक दिया जाता है, क्योंकि इसमें टॉपिक आपको बहुत पहले नहीं मिलता है, बहुत कम समय सीमा में वो टॉपिक आपको दिया जाता है, तो किस तरह से उसकी तैयारी करनी होती है, या पहले से क्या क्या तैयारियां करके रखनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से करना तो संभव नहीं हो सकता है किसी भी टॉपिक का, तो पहले से भी आपकी तैयारियां होनी चाहिए। तो क्या करें हमारे युवा जो आपकी जैसी कामयाबी हासिल करें? सर ये कोई राज नहीं है, और जैसे कि आपने सुने होंगे पाब्लो पिकासो, जो एक स्पेनिश चित्रकार हैं जी, उन्होंने कहा था अंग्रेजी में दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। क्या बात है। आपकी जिंदगी का मतलब ये होता है कि आप अपना तोहफा खोजें, जो आप में जो टैलेंट है उसे आप ढूंढें, और आपके जिंदगी का मकसद ये है कि आप उसे बांट दें, आप लोगों में दे दें जी। तो हम ये जीते थे, हमने ये कभी नहीं सोचे थे कि छुपाएंगे, हम सोचे थे और बताएंगे लोगों को कि लोग इससे सीख पाएं जी। और ये कोई राज जैसे छुपा हुआ नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि किसी भी चीज को, किसी भी कला को सराहने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये रोज की बात होती है, टॉपिक तो हमें एक दिन पहले दे दिया जाता है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो रोज उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको रोज पढ़ना चाहिए जी। आप जो भी जबान आप चाहते हैं, आप जिस जबान में बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, हिंदी हो, भले वो उर्दू हो या अंग्रेजी हो। हमारी पकड़ अंग्रेजी में थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, तो हम उसे और ज्यादा शार्प करने में लगे रहते थे। हम हिंदू न्यूज़पेपर रोज पढ़ते थे ताकि नए नए वर्ड्स पता चले, और उसके प्रोनाउंसिएशन हम चेक करते रहते थे जी। तो आपको जब आइडिया हो जाता है, लफ्जों का आइडिया हो जाता है, आप इतने सारे ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, कभी अपना ज्ञान छुपाते नहीं है, वो हमेशा उसे लिख देते हैं, उसे बोल देते हैं। तो उनसे हमें सीखना चाहिए, इतने सालों के एक्सपीरियंस। आप लिखें, आप नोट बनाएं, आप अपनी डायरी मेंटेन करिए, अच्छे कोट्स आपको मिल जाए, किसी अच्छे सब्जेक्ट मैटर में मिल जाए, और जैसे ही आपको टॉपिक मिल गया एक दिन पहले, तो आपके अंदर जितने भी आपका नॉलेज समाया हुआ है इतने दिनों का, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता है। आप सोचते नहीं मैंने ये यहाँ सुना था, ये यहाँ लिखा था, और ये बात होती है, आपको वो पूरा ज्ञान एक बार आपके हाथ में आ जाता है। और इसके अलावा कोई आप किसी को जानते हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, आप उनसे पर्सपेक्टिव पूछ लें, ताकि आपको एक टॉपिक के कई सारे एंगल्स पता चल जाए, और आप अपने टॉपिक में हर वो चीज़ बता पाएं जो ऑडियंस को सुनने में मजा आए, और उनको लगे कि हमारे ये 4-5 मिनट बिल्कुल सफल रहे हैं। अच्छा माहिरा, ये जो पूरा आयोजन है यूथ पार्लियामेंट का, उसके पीछे जो एक सबसे शानदार संगठन काम करता है वह है नेहरू युवा केंद्र। तो इस नेहरू युवा केंद्र के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने में वो कितनी अहम रोल अदा करता है, इसके बारे में भी बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का ये इनिशिएटिव है कि नेहरू युवा केंद्र हर जिले में हो, और इनके सारे जो अधिकारी होते हैं वो इसी काम में जुटे होते हैं कि हमारी मदद करते रहें जी। बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और कई लेवल्स में ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर में तो ये बड़ा कंपटीशन होता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट के जरिए, उसके अलावा ये बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, आप बहुत सारे लोग वॉलंटियरिंग कर सकते हैं इसमें जी। और आप लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे हम अर्पित सर से जुड़े रहे हैं जो रायपुर के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं, वो कई बार हमें गाइड करते रहते हैं, माहिरा देखो
देखो ये कंपटीशन हो रहा है, माहिरा ये हो रहा है। तो आप हमेशा आप एक काम करें, अगर आप युवा हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर से जुड़ जाएं और वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताते रहेंगे और आप खुद भी पूछते रहें। जरूरी नहीं है आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप जुड़ें, आप पहल करें, आप युवा हैं, आप पूछें सर मैं किसी काम आ सकती हूँ जी, तो आपको जरूर गाइड करते हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पूरे देश भर में। जब आप दिल्ली गई, जब आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो अभी आप बता रही थी कि वहाँ पर अनेक सांसद महोदय भी आए थे आपको जज करने के लिए, और उसके बाद फिर आपकी मुलाकात जो है वो मंत्री महोदय से हुई, जो हमारी युवा मामले और खेल मंत्री हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने आपको बहुत जो है मोटिवेट किया। इसके बारे में बताइए क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं वो भी ना सिर्फ हमारे यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, इस वक्त उन्हें आगे ला रहे हैं नए नए आइडियाज के साथ में, और ये सब हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। तो इसके बारे में बताइए। जो युवा मंत्री हैं हमारे जी, उनकी सबसे अच्छी, अनुराग सिंह ठाकुर जी ठाकुर जी की सबसे अच्छी बात जो उनकी शनाख्त में हमें लगी वो ये है कि वो कितने भी युवा उनके आसपास आके एक तो पूरे मंडरा जाते हैं जी, वो जहां जाते हैं वो क्राउड पुलर बन जाते हैं, सब आ जा रहे हैं, लेकिन उनमें इतना ज्यादा पेशेंस है, इतना सब्र है कि वो एक एक से मिलने को तैयार रहते हैं और सबकी बात अच्छे से सुनते हैं और जवाब देते हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है। क्या कोई केंद्रीय मंत्री उनके आसपास आ गए 50-60 बच्चे तो वो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी कर रहे हैं, वो बाकी सारे काम रोक देते थे, वो खड़े 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक एक की बात सुनना है, एक एक को एडवाइस देना है, उनकी बुक साइन करना हो या जो भी उनसे वार्तालाप करना हो, वो पूरे अपने 100% माइंड 100% आईज ईयर्स सब दे देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इतने बड़े लेवल का पर्सनालिटी जो है आपको इतना अच्छे से सुने और समझने की कोशिश करे और आपके मसले हल करने की कोशिश करे। बिल्कुल। माहिरा, आपने वहां पर जो अपना स्पीच दी थी, जो आपको टॉपिक दिया गया था, वो पीस बिल्डिंग से रिलेटेड था, शांति और सुलह जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, और आपने उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत शानदार आपने प्रदर्शन किया और वो उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ और लाखों लोगों ने उसे देखा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताइए, ब्रीफ में बताइए कि वो टॉपिक क्या था और आपने कैसे अपने विचार रखे वहां पे। जी सर, हमारा टॉपिक था पीस बिल्डिंग एंड रेकन्सिलिएशन, जी, जिसे हम कहते हैं शांति निर्माण और सुलह जी। और इसमें हमने कोशिश करे कि ज्यादातर इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसी है दूसरे कंट्री को लेके, कैसे हमारे रिलेशंस हैं और हम कैसे वार्तालाप से कोई भी मसला सुलह करने की कोशिश करते हैं जी। हम कभी भी ये नहीं चाहते, हमारा हिंदुस्तान कभी भी ये नहीं चाहा है, आप इतिहास उठा लें, कि हम पहले ऐसे हों जो आक्रमण करें जी। हम हमेशा पहले कोशिश करते हैं कि वार्तालाप से चीजें हल हो पाए। बहुत बार ये जो रास्ता है बड़ा मुश्किल और लंबा साबित होता है, लेकिन ये सही रास्ता है। ये बात हमने गांधी जी से सीखी है, ये बात हमने सम्राट अशोक से सीखी थी जब उनने कलिंगा युद्ध के बाद युद्ध ही त्याग दिया था, क्योंकि पता चला था कि युद्ध असल में ऐसे कोई युद्ध बना ही नहीं है जो अमन ला सके जी। अमन ही अमन लाता है, बिल्कुल। युद्ध तो और युद्ध पैदा करता है जी। अभी माहिरा, इसके पहले आपने यहाँ पर जो रायपुर में जो IIM रायपुर है, भारतीय प्रबंध संस्थान, उसने यहाँ ऑर्गेनाइज किया था Y20, जो कि G20 का ही एक पार्ट है, तो उसमें भी आपने भाग लिया था। तो ये Y20 क्या है और कितना आपको ये महत्वपूर्ण लगा, खासतौर से जो हमारे युवा हैं उनके नजरिए से, इसके बारे में बताइए। Y20 बहुत अच्छा इनिशिएटिव है G20 के अंडर, जो स्पेसिफिकली यूथ के लिए होता है। इसमें यूथ बहुत सारे विश्वविद्यालयों से इनवाइटेड होते हैं, वो जाते हैं और उन्हें पूरे दिन भर की चर्चा जो होती है, जिसमें डेलीगेट्स आते हैं और बहुत नामी शख्सियत आती हैं, बहुत आला और बहुत काबिल सब पर्सनालिटीज आती हैं और उनके ओपिनियन जानने को मिलते हैं। बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी पर्सनल होते हैं। स्पेशली इस टॉपिक में पीस बिल्डिंग में जब हुआ था तो ये सब आए थे और उन्होंने बताया था वो किस तरह से शांति अपने राज्य में और अपने अपने जगहों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे थे, एक IPS आए थे जिन्होंने बताया था वो कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं बच्चों को कि कैसे पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया जाए। तो सब अपने ओपिनियन देते हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि दिन भर हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिलता है। बिल्कुल। माहिरा, अब हमें चाहेंगे कि जो भी इस समय युवा साथी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप इस पूरे कंपटीशन का भी पार्टिसिपेट रही हैं, आपने कई कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है। तो डेमोक्रेसी कितनी जरूरी है, डेमोक्रेसी में युवाओं की भूमिका
कितनी जरूरी है और सरकार डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए और उसमें युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। इसके बारे में हमारे युवाओं को थोड़ा सा आप बताइए और उन्हें क्या संदेश आप देना चाहती हैं ये भी बताइए। युवाओं को हमेशा आगे बढ़ के काम करना चाहिए और ये जो आपकी आयु होती है इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप आगे बढ़ बढ़ के कोई चीज करें। आप कभी ये मत सोचें कि आपको कोई चीज सर्व करेगा प्लेट में, आप कोशिश करें कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। और ये जितने इनिशिएटिव्स हैं इसमें तो बढ़ चढ़ के पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि कितना सीखने का मौका मिलता है। जो आप एक दिन में सीखते हैं शायद आप महीने भर में ना सीख पाए, क्योंकि आप अपने ब्रेन को उस तरह से पुश करते हैं। उसके अलावा जब आप में ऊर्जा है, आप में क्षमता है, आप में ज्ञान है, तो आप 10 और लोगों को सिखा सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी से कमतर हूं या मैं नहीं कर सकता। हो सकता है कोई दिन आपका हो और किसी दिन में आपको निराशा महसूस हो, लेकिन हर दिन आप सीख सकते हैं। और ये कुछ पंक्तियां हैं हमने कहीं विज्ञापन में पढ़ी थी, तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न पिता का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। बहुत बढ़िया, शानदार लाइनें और बहुत शानदार बातचीत। माहिरा, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे श्रोताओं को भी इंटरव्यू सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माहिरा। सर आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बातों बातों में ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आपने सुना राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तीसरा स्थान हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की माहिरा खान से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत